चैप्टर 14 एंड 15 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स स्टार्ट करते हैं। ऑटम 10 का एक सवाल है। सवाल ये कह रहा है कि आपने ये बताना है कि क्या ये प्रॉमिसरी नोट्स वैलिड हैं या नहीं है, क्या ये वैलिड है या नहीं है। जी फर्स्ट पे क्या कह रहा है, आई प्रॉमिस टू पे राहत ऑन डिमांड ₹5,000 एट माई कन्वीनियंस। तो क्या ये वैलिड है? वजह एट माई कन्वीनियंस। उसने स्पेसिफिक टाइम मेंशन नहीं किया, उसको सर्टन नहीं बनाया। उसने कहा जब मेरे पास होंगे या जब मैं इजी होऊंगा तब मैं आपको पे कर दूंगा। तो ये क्या ये अच्छी बात है? नहीं। नीचे वाला क्या है, ऑन डिमांड आई प्रॉमिस टू पे सोनू और ऑर्डर ₹5,000 फॉर वैल्यू रिसीव्ड। ये वैलिड है। इसमें देखिए अमाउंट भी आ रही है, पे भी आ रहा है, उसका आगे ऑर्डर भी आ रहा है, और ये इंस्ट्रूमेंट कौन सा कहलाएगा? डिमांड इंस्ट्रूमेंट। और ये बता रहा है कि उसको वैल्यू भी इसके अगेंस्ट रिसीव हुई। आई प्रॉमिस टू पे आदिल और ऑर्डर ₹5,000 एंड 500 शेयर्स ऑफ सिग्मा लिमिटेड। नो, क्यों? सिक्का राइजुल लीगल टेंडर, तो ये गुड्स हैं तो ये अलाउ नहीं है। आई प्रॉमिस टू पे माही और ऑर्डर ₹5,000 विद इंटरेस्ट कैलकुलेटेड एट क्वार्टरली रेस्ट। क्यों? या अमाउंट बताए या रेट बताए। तो इस केस में ना अमाउंट बता रहा है ना तो इंटरेस्ट की अमाउंट सर्टन। आई प्रॉमिस टू पे यू और योर सक्सेसर ऑन डिमांड ₹10,000। नो, क्यों? स्पेसिफिक नहीं है, तुम्हें या तुम्हारे सक्सेसर को। अगर ये लिखा होता है कि आई प्रॉमिस टू पे यू और योर डिमांड, या जिसको तुम आगे ट्रांसफ़र करते हो और ऑर्डर, तो फिर क्या होता? क्यों? क्यों? यू से क्या मुराद है? क्या इंस्ट्रूमेंट में पे के सिग्नेचर आते हैं? यस सर और नो सर? सोचें सोचें। पे के आते हैं? पे का सिर्फ नाम आ रहा होता है, उसके साइन नहीं आ रहे होते। साइन सिर्फ किसके आते हैं? मेकर के आते हैं। आई प्रॉमिस टू पे रफ़ी और ऑर्डर ₹10,000 7 days आफ्टर सालिक्स डेथ। ये सडन इवेंट है। क्या सालिक की डेथ होगी? जब भी होगी उसके। आई एम लाइबल टू पे अहमद ₹5,000। नहीं, क्योंकि ये सिर्फ क्या है? मेयर एक्नॉलेजमेंट। नहीं होता ना, क्योंकि मैं कह रहा हूँ तुम्हें या तुम्हारे कहने पे किसी और को। अब तुम्हें कौन है ये सर्टन नहीं है। नीचे वो नाम, हाँ अगर वो नीचे उसका नाम आ रहा है तो वो सर्टन किया जा सकता है, बट अगर नाम नहीं आ रहा और सिर्फ मैं क्या लिख रहा हूँ यू, फिर वो वैलिड नहीं होगा। अच्छा जी, ऐसा ही एक और सवाल ढूंढते हैं। पहले इस सवाल के बारे में क्या रहा है? ऑटम 18, इसके बारे में देखें, वैलिड बन रहा है या नहीं बन रहा। नुमान प्लीज पे टू मेरीन ₹1 लाख। इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? वैलिड है। नुमान मेरीन को 1 लाख रुपया दे दो। प्लीज का वर्ड यूज कर रहा है, कर सकता है। क्या प्लीज को हम ऑर्डर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं? बस ये वाला ऑर्डर कौन सा होगा ज़रा इज्जत के साथ। अदरवाइज क्या होता है कि नुमान मेरीन को पैसे दे दो, नुमान प्लीज उसको पैसे दे दो। नुमान आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड इफ यू मेक इट कन्वीनियंट टू पे 1 लाख टू मेरीन। ये ऑर्डर नहीं है। आई वुड बी हाईली ओब्लाइज्ड, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार होऊंगा अगर तुम अपनी कन्वीनियंस पे मेरीन को, तो ये ऑर्डर नहीं है। आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेप्टेड टू नुमान इन ₹1 लाख टू बी पेड ऑन डिमांड फॉर वैल्यू रिसीव्ड। ये है। आई प्रॉमिस टू पे मेरीन और ऑर्डर ₹1 लाख 6 days आफ्टर नुमान्स डेथ। ये भी है। इसमें कोई मसले वाली बात है? नहीं। क्या ऐसा ही कोई और सवाल भी है? जी बिल्कुल है। स्प्रिंग किस में आया था, इसके बारे में देखें।
आई प्रॉमिस टू पे जाहिद रुपीज़ 3.5 लाख एंड ऑल द एप्लीकेबल इंटरेस्ट अमाउंट। नहीं, ना रेट बताया ना अमाउंट बताया। पे रुपीज़ 3.5 लाख टू जाफर अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़, अब ये इंटरेस्ट की अमाउंट आ गई। I hereby acknowledge that I have taken rupees 3.5 lakh from Abid and shall pay the interest to him on the amount agreed at interest rate। क्या एग्री हो गई है? तो उसने बताई क्यों नहीं? उसने कहा जो हमारे बीच में एग्री हो जाएगी, तो क्या उसने वो सर्टन किया यहाँ पर? नहीं। तो क्या ये वैलिड होगा? नहीं। अच्छा जी, तो इस तरह के सवाल तो हमें समझ आ गए। किसी की हैप्पी बर्थडे हो रही है बाहर, आपको आई है बस हैप्पी बर्थडे टू यू जी। ज़रा क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िएगा। 15, एक्सप्लेन द टर्म प्रॉमिसरी नोट, और कितने नंबर के लिए करना एक्सप्लेन? तो इसमें क्या क्या बताएंगे? डेफिनेशन और उसके एसेंशियल्स, और इससे जो बिल्कुल ऊपर है होल्डर इन कोर्स और पेमेंट इन ड्यू कोर्स, फॉर हाउ मेनी मार्क्स? स्ट्रेट डेफिनेशंस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? व्हाट लायबिलिटीज डज द ड्रॉअर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज इनकर अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? ड्रॉअर की लायबिलिटीज क्या क्या होती हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए? लायबिलिटी प्राइमरी है सेकेंडरी है? टेबल याद है? 3 नंबर के लिए आपने उस टेबल में से सिर्फ कौन सा पॉइंट पिक करना है? लायबिलिटी वाला, ड्रॉअर की लायबिलिटी वाला, वो उठा के यहाँ पे लिख देना। मैं किस टेबल की बात कर रहा हूँ? डिफरेंस वाले टेबल की बात हो रही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 17 के देखा लगता है वही है, पेमेंट इन ड्यू कोर्स, होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स। यस, किसके लिए? किसमें? जब आप इसको डिफाइन करेंगे तो इसके एसेंशियल्स ऑलरेडी उसमें कवर हो जाते हैं। अगर स्टिल आपको लगता है कि नहीं यार मुझे बता देना चाहिए तो बता दें, कोई मसले वाली बात नहीं। जब भी कम ज़्यादा में बहस हो तो ज़्यादा करता है। अच्छा जी, अब ज़रा शुरू से आते हैं। ऑटोमाइज ज़रा पढ़ के मुझे बताएं, आपको लगता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है? इस सवाल में क्या हो रहा है? पहले आपने रीड करना है, फिर मैं बताऊंगा। टिपिकल सीए वाली मिसाल है ये। अपना फ़ायदा उठाओ और बाकियों को एक दूसरे के ऊपर डाल दो। हुआ क्या है, एक बंदे ने सप्लायर से 10 रुपये का माल लिया और आगे कितने का बेच दिया? 15 रुपये का। फ़र्ज़ करें जिससे 10 रुपये का माल लिया उससे कहा कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा 2 महीने के बाद, और जिसको 15 का माल बेचा उसने भी यही कहा कि मैं तुम्हें कब दूंगा पैसे? 2 महीने के बाद। तो उसने ये कहा कि भाई चलो 10 का माल 15 में अगर मैंने बेचा है तो तुम मुझे अभी कितने पैसे दो? 5 रुपये, यानी कि उसका जो प्रॉफिट है वो मुझे अभी दे दो, और 2 महीने के बाद तुम्हें पैसे मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। किसको दे देना? मेरे सप्लायर को दे देना। तो बेसिकली ये इंस्ट्रूमेंट कौन सा कहलाएगा? बिल ऑफ एक्सचेंज। तो जो मेरा कस्टमर है वो मेरा क्या बन गया? मेरा कस्टमर मेरा क्या बन गया? ड्रॉअर। और मेरा सप्लायर कौन है? मेरा पेई। तो ड्रॉअर को हुक्म जाएगा कि किसको पेमेंट कर दो? पेई को पेमेंट कर दो। सवाल ने कहा कि बताएं कि ये इंस्ट्रूमेंट कौन सा, और उसके बाद उसको क्या करें? प्रिपेयर अ ड्राफ्ट। तो ड्राफ्ट से क्या मुराद है? उसके एसेंशियल्स बताना शुरू कर दो? नहीं, उसको आपने तस्वीरी फॉर्म देनी है, उसको बना के दिखाना है। एक दफ़ा देख लें जाके कि क्या आप उसको बना पाएंगे या नहीं, क्या बनाना ईजी है या नहीं।
एक नज़र डालना। जी बच जाएगा। और वो क्या कह रहा है, अज्यूम नेसेसरी डिटेल्स। अच्छा जी, नीचे वाले सवाल में क्या हो रहा है, बिलाल ओज ₹9 लाख टूवर्ड्स साद, और वो क्या इशू करना चाहता है, प्रॉमिसरी नोट। पूछ क्या रहा है, क्या पूछ रहा है, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड प्रॉमिसरी नोट लिख देंगे। साथ क्या पूछ रहा, और सॉरी वो पूछ रहा है एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एंडोर्समेंट। तो आपको यहाँ पे क्या नहीं बताना, प्रॉमिसरी नोट क्या बताना है, एंडोर्समेंट वाली बात। अच्छा जी, 5 का बी देखें जरा, मुजाहिद वाला पढ़िएगा। एक लाइन से इसका जवाब निकलेगा, एक वर्ड से। क्यों, विदाउट इन्वॉल्विंग अ थर्ड पार्टी, ये क्या बन जाएगा, प्रॉमिसरी नोट बन जाएगा। जी ऑटम 19 का मुझे आप लोगों ने आंसर करना है। पार्ट बी तो आप कर लेंगे, पार्ट ए के बारे में बताएं, वो 6 है जो लिखा हुआ। वो बैंकर की लायबिलिटी टेस्ट करना चाह रहा है। बैंकर की लायबिलिटी चैप्टर 14 में 15 में 15 में किस बैंकर की बात हो रही है यहाँ पे, पे का बैंकर या सोच के फिर सोच लें। समद ने चेक बनाया जो कि पेबल किसको है, मुनाफ को। सलीम ने वो चेक क्या कर दिया, सलीम आफ्टर फोर्जिंग मुनाफ्स इंडोर्समेंट ऑन द चेक रिसीव्ड पेमेंट फ्रॉम द बैंकर। किससे पैसे ले आया है, किस बैंक से पैसे ले आया होगा, तो समद कौन था, ड्रॉअर। तो ड्रॉअर की लायबिलिटी को कैसे मैं प्रोटेक्ट करूंगा, अगर उसने पेमेंट की हो इन ड्यू कोर्स विदाउट एनी नेग्लिजेंस तो वो लायबल नहीं होगा। और अगर उसको पता हो कि ये चेक फोर्स्ड है और बैंक फिर भी पेमेंट कर दे, फिर बैंक ने ये आउट ऑफ ड्यू कोर्स किया है और यहाँ पे उसकी कोई ड्यू डिलिजेंस नहीं। अच्छा जी, सरवत और आमना, ये आमना 10 नंबर और सरवत 12 नंबर, ट्राई कीजिए। आमना हैज़ रिसीव्ड अ बीरर चेक फ्रॉम हर अंकल। कितनी खुश नसीब है कि उसको ब्लैंक चेक मिल गया, किससे, अंकल शुएब से, एज अ गिफ्ट। ऐसे अंकल भी होते हैं यार,
Schwab's title to the check was defective. तभी उसने बड़ी खुशी से आमना को दे दिया. And Amna, after receiving the check, endorsed it to her landlord on account of rent. एक पार्टी जिसको पता है कि वो डिफेक्टिव टाइटल ट्रांसफ़र कर रही है दूसरी पार्टी को, तो दूसरी पार्टी ने उसको किस नीयत से लिया? अच्छी नीयत से या बुरी नीयत से? आमना ने इसको खुशी से लिया या बदसलूकी से लिया? खुशी से लिया है. तो आमना को टाइटल ट्रांसफ़र कौन सा हुआ होगा? आमना को अच्छा ट्रांसफ़र हुआ है. और अगर इस पर लिखा होता नॉट नेगोशिएबल तो फिर उसको क्या मिलता? बुरा मिलता. मगर यहाँ पे क्या हुआ है? अच्छा. और अगर अच्छा टाइटल आगे किसी को अच्छा करके दिया जाए तो उसको क्या मिलेगा? तो लैंडलॉर्ड के पास टाइटल कौन सा होगा? अच्छा. तो क्या लैंडलॉर्ड पैसे दे सकता है? जाके इसका जवाब पढ़ें. सोल्यूशन में जाएं, जाके जवाब रीड करें ज़रा. पहले पढ़ तो लें, जवाब तो पढ़ लें. क्या लिखा हो जवाब में? अगर लैंडलॉर्ड को पता है कि टाइटल क्या है डिफेक्टिव, तो इसको टाइटल अच्छा. और अगर वो किस में ले रहा है? नियति में ले रहा है, तो फिर कौन सा जाएगा? कोर्स. यानी कि कौन सा अच्छा या बुरा? अच्छा. सरबत के बारे में क्या ख्याल है आपका? सरबत बाजी. सरबत ने कितने पैसे देने हैं जैन के? कब देने हैं? और सरबत क्या इशू करना चाहती है? नेगोशिएबल. किसको? जैन को. पार्टीज 2 या 3 है, तो इंस्ट्रूमेंट कौन सा बनेगा? एडवाइस सर्वर अबाउट द टाइप ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विच मे बी इशूड टू जैन अज्यूमिंग दैट सर्वर डज नॉट वांट टू इन्वॉल्व अ. ये वही सवाल नहीं हो गया? अच्छा. अगर ये लाइन ना लिखी हो तो फिर बताएं क्यों? ये लाइन ना लिखी हो कि हम उसको, वो अगर चाहते हो कि थर्ड पार्टी को शामिल कर ले, फिर क्या होता? बस चेक भी हो सकता. तो चेक, हाँ, अक्सर बच्चों को जेल में चेक का वर्ड नहीं आना चाहिए था, मगर है. तो बिल भी आ सकता है और चेक भी आ सकता है. नहीं, जब वो, हाँ, अगर तो ये लाइन गायब है, अगर ये नहीं लिखा हुआ तो वो तीनों आएंगे. और अगर ये लिखा इन्वॉल्विंग अ थर्ड पार्टी, तो फिर प्रॉमिसरी नोट नहीं आ सकता. फिर कौन सा आएगा? चेक या बिल ऑफ एक्सचेंज. उफ, आई कैब ने कहा मैं खुद तुम्हें बना के दे देता हूँ. ये क्या बना हुआ है? क्यों? सिंपल एक्सेप्टेड लिखा हुआ है. तो 1, 2 और 3. तो कहता है कि पहले आइडेंटिफाई करें और फिर क्या बताएं इसके मुझे? एसेंशियल्स बता दें. पार्ट बी बताइएगा. पार्ट बी क्या है? सलमान ने चेक बनाया, किसके लिए बनाया? लैंडलॉर्ड ज़ुहैब के लिए. द चेक वॉज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट बाय ज़ुहैब विद इन अ रीजनेबल. कितना होता है वो टाइम? और अगर ना दिया जाए तो चेक क्या हो जाएगा? टाइम बार्ड. टाइम बार्ड. सलमा सफर्ड डैमेज ऑफ रुपीज थ्रू द डिले बिकॉज द बैंक फेल्ड. बताएं क्या वो रिकवरी कर सकती है या नहीं? जाकर देखें इसका आंसर क्या लिखा. चेक करें.
और इसके साथ फिर आप लोगों ने जोड़नी है वो वाली मिसाल जो आपको बचपन में सुनाई गई थी, याद है कौन सी? टाइम बार्ड के अंदर फल वाली मिसाल याद है? एक बंदा फल लेने आया होगा, उसने फल लिए और बदले में चेक दे दिया था, चैप्टर 3 के अंदर, नहीं याद? टाइम बार डेट में, हाँ हाँ टाइम बार डेट यार, चैप्टर 3 एक्सेप्शंस इन कंसिडरेशन वाली पॉइंट में। चलिए खैर कोई छोड़िए, इसके बारे में देखिए, इसका जवाब करें। जी क्यों गिर जा रहा है इसको? चाहता है कि बस क्लास को एंड करवा जाओ यहाँ से, क्या हमने बहुत ऊपर लगा लिया। अब आवाज़ आ रही? हाँ जी बताएं क्या कह रहा है इसका आंसर? आंसर नहीं है? कटवा दिया हुआ उन्होंने, वहाँ पे काटता भी नहीं है इसका, बस वहाँ से कट गया और यहाँ से रह गया। अच्छा जी, S11 उन्होंने कटवाया था या नहीं? बस ये करें फिर, S11 के बारे में बताइए, आखिरी सवाल है। सलमान इज एन एजेंट ऑफ, बताएं। प्रिंसिपल ने एजेंट को एक अथॉरिटी दे दी है, कौन सी? कि वो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ कर सकता है, यानी कि वो क्या बन सकता है? ड्रॉअर। गनी हु हैड सप्लाइड गुड्स टू मलिक ऑन क्रेडिट अप्रोच्ड सलमान टू एक्सेप्ट द बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर द अमाउंट ड्यू। क्या मतलब? बना भी वो रहा है और पेमेंट भी वही करेगा? बना कौन रहा है? नहीं, सलमान बना रहा है। सलमान इज एन एजेंट ऑफ मलिक और उसको क्या दे दी है अथॉरिटी? ड्रॉ करने की। और गनी ने गुड्स दिए हैं, तो गनी ने किसको अप्रोच किया पैसे के लिए? और सलमान कौन है? एजेंट। तो सलमान ड्रॉअर भी और वो ड्रॉई भी है। एक बंदा ड्रॉअर ड्रॉई हो सकते हैं, ठीक है। सलमान साइन द बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन ड्यू डेट, मलिक डिड नॉट ऑनर द बिल। बताएं सलमान की राइट्स और लायबिलिटीज क्या होंगे? क्या रिकवर कर सकता? पे किसके पास जाएगा? सलमान कौन है? ड्रॉअर भी और ड्रॉई भी है। तो इसका मतलब है कि सलमान अपने आप को हुक्म देगा कि वो क्या करे? एक बंदा ड्रॉअर ड्रॉई हो सकते हैं? पर सोच लें, बादशाह ये कह सकता है खजांची को कि मुझे मेरे अकाउंट में से पैसे दो। उस केस में मेकर कौन, ड्रॉअर कौन था? बादशाह। तो ड्रॉअर पे ही तो हो सकता है, मगर क्या ड्रॉअर ड्रॉ एक बंदा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? फिर सोच लें, पार्टी तो दो नहीं, पार्टी तो तीन ही है। एक प्रिंसिपल है, एक एजेंट है, एक थर्ड पार्टी है, गुड्स भी जा रही हैं। सोचें इसके बारे में क्या होगा? वो किसको जाके कंप्लेन करेगा? किसको लायबल होगा? मलिक बेचारा अंदर आया नहीं, मगर पैसा किसका है? मलिक का। ये मलिक के पास क्यों गया? जब मलिक ने अथॉरिटी दे दी किसको? तो पे ही मलिक के पास क्यों गया? मलिक ना तो ड्रॉअर है और ना ही क्या है, ड्रॉई है।
हाँ जी, क्या करेंगे सवाल में? चले काम करते हैं, ICAP से पूछते हैं। ये सवाल ऐसे में सबसे हटके है बाकियों से, और ये कब आया था? S11 में। उसके बाद से कोई ऐसा सवाल हमें देखने को नहीं मिला। आइए ICAP को पूछते हैं कि हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए। जी हमारे प्यारे ICAP, आप क्या कहते हैं इसके बारे में? ICAP ने कहा, ऑन ड्यू प्रेजेंटमेंट द बिल शैल बी एक्सेप्टेड एंड पेड। जब वो बिल लेकर आया तो बिल को क्या होना चाहिए था, और उसके अगेंस्ट उसकी पेमेंट होनी चाहिए थी। अगर बिल को डिसऑनर किया जाए तो ड्रॉअर शैल कंपनसेट द होल्डर और एनी एंडोर्सर हु इज कंपेल्ड टू पे इट, प्रोवाइडेड दैट ड्यू नोटिस ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल इज गिवन टू और रिसीव्ड बाय द ड्रॉअर until acceptance the drawer is। कहना ये चाह रहा है कि अगर प्रिंसिपल ने अपने एजेंट को ये अथॉरिटी दी है कि तुम उसके बिहाफ पे काम करो, उसके बिहाफ पे चेक वेक साइन करो, पेमेंट्स करो, तो अगर अथॉरिटी दे दी है तो फिर प्रिंसिपल उसे बैकआउट नहीं कर सकता। और पैसा है किसका? प्रिंसिपल का, मगर राइट किसके पास है? तो जब बिल जाएगा पेमेंट के लिए तो उसको क्या करना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। अगर बाद में प्रिंसिपल को इस एजेंट के ख़िलाफ़ कोई पॉइंट हो, या बाद में अगर वो एहतजाज रिकॉर्ड करना चाहता हो कि इस एजेंट ने ये काम आउट ऑफ ड्यू कोर्स किया, या जितनी उसको मैंने लिमिट दी हुई थी उसने उस लिमिट से क्रॉस किया है, या उसने उस अथॉरिटी को क्या कर दिया है, ब्रीच कर दिया है, तो फिर वो दोनों का आपस का मामला है। उसमें क्या ये जो पेई है उसको हम इन्वॉल्व करेंगे? नहीं। तो अगर बिल डिसऑनर कर दिया जाए तो कंपनसेट कौन करेगा? जो ड्रॉअर है, जो उसका ड्रॉअर है, सलमान। और वो कौन था? एजेंट। एजेंट कंपनसेट करेगा किसको? पेई को। और बाद में वो कंपनसेशन किससे क्लेम करेगा? ड्रॉई से। और अगर ड्रॉई ये कह दे, या ओरिजिनल उसका मालिक जो प्रिंसिपल है वो ये कह दे कि तुमने अपनी अथॉरिटी को एक्सीड किया, फिर नहीं होगी। तो ये एजेंसी के साथ ICAP ने जोड़ के टेस्ट किया था। इसके अलावा हमें कोई सवाल ऐसा मिलता नहीं है जिसमें एजेंसी और BOE को इकट्ठा टेस्ट किया हो। चैप्टर 15 पे चलते हैं, वो बहुत ही शुगल है क्योंकि उसमें एक ही सवाल को ICAP ने कुछ 3600 दफ़ा रिपीट किया। देखना पसंद करेंगे? आया आपको दिखाता हूँ। सवाल नंबर 2 से ऑनवर्ड्स पढ़ते जाएं और मैच करें कौन सा सवाल के साथ कॉपी पेस्ट हो रहा है। करें मैच, आप लोगों ने करनी है। और बचपन में आप 2 डब्बों को मैच करते थे, एक ही सवाल 36 दफ़ा। वो भी करते हैं सर, वहाँ भी सब कुछ रिपीट पे जा रहा है। ये कर लें पहले, अगर आप अलाउ करते हैं। हाँ जी, ज़रा मैचिंग कॉन्सेप्ट निकालें अपना। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग्स। ठीक है। व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ द वर्ड नॉट नेगोशिएबल। ये 2 डिफरेंट सवाल हो गए। एक में क्या पूछ रहा है और एक में उसमें से क्या पूछ रहा है, नॉट नेगोशिएबल। डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ द वर्ड, ये बराबर है, ये मैच हो गए 3 और 4। डिस्क्राइब द पर्पज ऑफ, ऑल्सो स्टेट वेदर अ चेक कैन बी क्रॉस स्पेशली इनटू मोर देन 1। 2 और 5 आपस में तकरीबन सेम है। Identify the persons who may cross the check after its issue and the manner in which it may be crossed। क्रॉसिंग का जो पहला पेज है वो टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। और नीचे क्या है, चेक, और चेक के क्या बता दें, एसेंशियल्स। और व्हेन इज अ चेक डीम्ड टू बी क्रॉस्ड जनरली। अगेन उसी पेज में से क्या टेस्ट कर रहा है, जनरल क्रॉसिंग। नीचे क्या लिखा हुआ, 8वां सवाल क्या है,
banker state the conditions when a check cross generally is considered to be paid by a banker in due course or out of due course. कब ऐसा होता? नहीं, जनरल क्रॉसिंग है ये। क्या होती है जनरल क्रॉसिंग? होती क्या है? जिसमें से हम सिर्फ क्या छीन लेते हैं? एनकैशमेंट का फीचर। और वो चेक सिर्फ क्या हो सकता है? बैंक में डिपॉजिट। तो वो कह रहा है कि एक चेक क्रॉस हुआ जनरली और बैंकर क्या करेगा? उसको पेमेंट करेगा, चाहे वो ड्यू कोर्स में चाहे वो ड्यू कोर्स में ना हो। डिस्क्राइब द राइट्स ऑफ बैंकर व्हेन द पेमेंट ऑफ अ चेक इज क्रॉस जनरली इज मेड इन ड्यू कोर्स, और कॉन्सिक्वेंसेस बताएं जब आउट ऑफ ड्यू कोर्स हो। किस बैंक की बात हो रही है? ड्रॉअर का बैंक या कलेक्टिंग बैंक? पे का बैंक या ड्रॉअर का बैंक? ड्रॉअर का बैंक। तो ड्रॉअर का बैंक अगर हो तो उसको हम क्या कहेंगे? ड्रॉई। तो ड्रॉई के राइट्स पूछ रहा है आपसे। जाए चैप्टर 15 में जाएं, जहाँ पे वो 1 पेजर आ रहा है, जहाँ पे लिखी हुई क्रॉसिंग्स, उससे नेक्स्ट पैराग्राफ, बिल्कुल नेक्स्ट पैराग्राफ, अगले पेज पर नेक्स्ट, जहाँ पे 3 पॉइंट्स लिखे आ रहे होंगे, उसका सेकंड और थर्ड पॉइंट टेस्ट कर रहा है कि पेमेंट इन ड्यू कोर्स हो रही है फिर क्या होगा, पेमेंट आउट ऑफ ड्यू कोर्स हो रही है तो फिर क्या होगा। अच्छा जी, आगे क्या है? चेक बता दें और उसके क्या बता दें? एसेंशियल्स। और हु कैन क्रॉस द चेक आफ्टर इट्स इशू, ये सवाल रिपीट है। उसको कैसे कैसे क्रॉस किया जा सकता है? पहला सवाल देखते हैं जी। यू हैव टाइम, आपने मुझे पार्ट ए पार्ट बी करके सिर्फ बताना है। आपके पास 5 मिनट है, सोचें। आमिर ने चेक बनाया इन फेवर ऑफ, आमिर कौन हुआ? गालिब कौन हुआ? और ड्रॉई कौन है? ज़ीनॉन बैंक लिमिटेड। ही क्रॉस द चेक स्पेशली टू बी पेड इनटू RNBL, यानी कि चेक के लेफ्ट साइड पे क्या लिख दिया होगा? RNBL। और ये चेक सिर्फ कहाँ पे कैश हो सकता है? RNBL में। और चेक किस बैंक का बना हुआ है? तो क्या मैं इसको कलेक्टिंग बैंक कह सकता हूँ? इसको ड्रॉअर का बैंक कह सकता हूँ? दिस चेक वॉज स्टोलन फ्रॉम गालिब्स वॉलेट एंड बिफोर थेफ्ट वॉज रिवील्ड चेक वॉज डिपॉजिटेड इन फेवर ऑफ, यानी कि इससे पहले कि उसको पता चलता है कि चेक चोरी हो चुका है, चेक चुराने वाले ने किसी और के नाम पे डिपॉजिट करवा दिया, और उसका भी सेम टाइटल था गालिब मेमोर, और करवाया भी कहाँ पे है? वो मेंटेन भी कहाँ पे हो रहा था? RDBL पे। RDBL वालों ने ये चेक क्यों लिया होगा? एक चेक जिस पे लिखा हुआ है RNBL, क्या RDBL उसको ले सकता? क्यों? क्योंकि ये चेक क्या है? स्पेशली क्रॉस्ड। अब बताइए
discuss whether XBL would be liable to the true owner if the check was cleared and funds were transferred to RDBL. अच्छा, RDBL ने क्या अपने पास से पैसे दिए? ये पैसे लेने किसके पास गए होंगे? किसके पास गए होंगे? हाँ, तो जब XBL के सामने चेक आया होगा तो उस पर लिखा क्या होगा? RNBL। मगर चेक लेने कौन आया? तो इसका मतलब है कि इन्होंने चेक जब उसके अगेंस्ट पेमेंट की होगी तो इन ड्यू कोर्स की है या आउट ऑफ ड्यू कोर्स की है? आउट ऑफ ड्यू कोर्स की। और ये बैंक कौन सा था? XBL ड्रॉर का बैंक था और पेमेंट क्या है? आउट ऑफ ड्यू कोर्स है। तो ज़रा जाएं जहाँ पे ये बातें लिखी हुई हैं क्रॉसिंग वाले का बिल्कुल नेक्स्ट पेज की तीसरा पॉइंट ज़रा पढ़ें, थर्ड पॉइंट पढ़ें, क्रॉसिंग के नेक्स्ट पेज का थर्ड पॉइंट, फर्स्ट हेडिंग का। लायबल होगा ना? Assume that in A, the stolen check was deposited in favor of another person having the same account, गालिब महमूद, मगर अब अकाउंट कहाँ पे है? और उस केस में भी क्या ये लायबल होंगे? नहीं, उस केस में ये लायबल नहीं होंगे, मगर इस केस में होंगे क्योंकि उन्होंने बैंक चेंज के अगेंस्ट पैसे पे किए थे। चलो जी, मुबारक हो, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब हमने क्या करना है? चैप्टर 1। एक ऐसा एरिया जहाँ से कभी भी लॉजिक टेस्ट नहीं हुई। स्टार्ट करते हैं, नीचे से ऊपर आते हैं। हाँ जी, 15वें में क्या आएगा? हाउ इज़ अ लॉ प्रोमलगेटेड? जब असेंबली के सेशन में है ही नहीं है। और बताइए क्या इसको हम कुछ डिफरेंट नाम दे के पुकारते हैं? और कहीं डिफरेंट होता है? उसका टेन्योर क्या होता है? टेन्योर क्या होता है? 100। ऊपर क्या लिखा हुआ है? सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। उससे ऊपर क्या आ रहा है? स्टैचू। और उससे ऊपर क्या आ रहा है? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। क्या बताना है? 2 फायदे 2। उससे ऊपर क्या आ रहा है? और उसके मेन क्राइमिंग है। उससे ऊपर क्या आ रहा है? जब असेंबली सेशन में है तो क्या होगा, जब नहीं है तो क्या होगा? डेलीगेटेड, ये रिपीट हो गया। और बताइए द प्रोसेस ऑफ मनी बिल, ये भी क्राइमिंग है। उसके बाद डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, एक फ़ायदा एक नुकसान। फिर सिक्स्थ क्या है? क्या सिक्स्थ सवाल रिपीट हो रहा है? फिफ्थ को छोड़ते हुए ऊपर आए। फोर्थ रिपीट हो रहा है? नहीं, फोर्थ रिपीट नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रिजेक्टेड बाय द सेनेट। तो ये डिफरेंट है। क्या नीचे उसने सिविल और क्रिमिनल लॉ के डिफरेंस पूछे थे? यहाँ पे उसने बस ये कह दिया कि कितने लिखने हैं? 4। नीचे इसने क्वांटिटी नहीं बताई थी। ऊपर बताएं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। उससे ऊपर क्या है? ये सवाल रिपीट हो गया। जो सवाल टेढ़ा है वो कौन सा? टेढ़ा क्यों है ये? क्योंकि इस क्वेश्चन में जब ये सवाल आया तो इससे पहले कभी भी आई के आपने ये नहीं पूछा था कि जो आपका आइन है 73 का जो आइन है उसमें किस पार्ट में क्या बात पूछी हुई है। फर्स्ट टाइम इस तरह का सवाल आके आपने दिया था। तो जो तो रटा लगा के गए हुए थे उन्होंने कितने मार्क्स हासिल कर लिए होंगे? 4। और जिनको कुछ नहीं आता था उनके लिए 4 नंबर 0 के मुतरादिफ थे। तो अगर आपको वो टेबल याद नहीं होता तो किताब में एक इसका आसान वर्जन भी दिया हुआ है, तो कम से कम वो याद कर लें, वो इसके लिए काफ़ी होगा। और कुछ हमारे लाइक। चलो जी, थैंक यू सो मच। आपका सिलेबस भी एंड हो गया और रिवीजन कब से स्टार्ट हो रही? और सर ने कुछ टाइम वगैरह बताया? टाइम नहीं ना सुबह। चलो जी, डन हो गया। फिर मुलाकात होगी आपसे फिर कभी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।